बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं अदील राजा साहब और रीना शिगरी साहिबा। बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त का। एक तो बाहर वही बात कल हमने शुरू की थी कि मुज़ाकरात का शोर मचा हुआ है, कमेटियां भी बन गई हैं, 2 बंदे ऐड भी हो गए हैं, पीटीआई में 7 लोग हो गए हैं, वो मिल के हुकूमत से मुज़ाकरात करेंगे। लेकिन जो अलीमा खान साहिबा रात के बाहर आई जेल से, उन्होंने आके जो पैगाम दिया वो बिल्कुल इसके उल्ट है। खान साहब का यही मैसेज है कि मुज़ाकरात करें, या फिर उन्होंने तो सख्त मैसेज दे दिया, ये चल किधर पड़े। अच्छा, जो अलीमा खान साहिबा ने आके पैगाम दिया उससे एक चीज़ तो बड़ी क्लियर होती है कि बाहर वाले ये जो डरपोक बैठे हुए हैं तहरीक इंसाफ की लीडरशिप पे जो मर्जी कहते रहें, जो अडयाला जेल में बैठा हुआ है वो उसी तरह अपने पूरे कद के साथ खड़ा है, वो कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। ये बाहर वाले, मेरा ख्याल है कि जो ISPR की प्रेस रिलीज आई थी और जो अंसार अब्बासी साहब से एक स्टोरी करवाई दी गई थी, 50 सियासतदान से जनरल फैज़ राब्ते में था, तो ये उससे डर के जो है फ़ौरन से पहले कमेटी बना के और डी चौक पे पार्लियामेंट के गेट के सामने आके बैठ गए कि खुदा के लिए हमसे मुज़ाकरात करो। ठीक है, अगले ये तज़हीक कर रहे हैं, मजाक भी उड़ा रहे हैं इनका, इनको बेइज्जत भी कर रहे हैं, जो कि इनको कोई एहसास नहीं हो रहा। शिबली फराज साहब की आज शर्मनाक तकरीर थी, भाई भाई हैं हम, ऐसे हैं, अगले तुम्हें गोलियां मार रहे हैं, तुम्हारे लीडर की बीवी को घसीट के जेल में डाला हुआ है, उसकी बहनों को घसीट के जेल में डाला हुआ है, चांस मिलेगा तुम्हें भी डाल देंगे, तुम भाई भाई बन रहे हो। वो तो रूपोश हो जाते हैं टाइमली। तहरीक इंसाफ की पावर क्या रही है आज तक? तहरीक इंसाफ को सारे पूरा मीडिया रोता रहे जी, इमरान खान किसी से बात नहीं करता, उसकी स्ट्रेंथ ये रही है कि वो अपने बल पे खड़ा हुआ है। जिस टाइम 2008 में बाजवा साहब ने और फैज़ साहब ने इनके साथ शराकत दारियाँ करवाई, इनकी कोalitionें बनवाई, वही तहरीक इंसाफ का डाउनफॉल शुरू, उसी वजह से गवर्नमेंट गिरी। अगर तहरीक इंसाफ उस टाइम भी अपने ओन पे खड़ी होती, ये सारे पंडित जितने भी सियासी हैं वो पहले भी पेशन गोइयाँ करते रहे इसी तरीके की। मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड की एक वाक़या सुनाता हूँ। ये परवेज़ खटक साहब एडमिट किया था उन्होंने 9 मई के बाद, जब वो पार्टी छोड़ चुके थे, उन्होंने एडमिट किया था कि भाई हम कहते थे, खान को समझाते थे कि ये बड़ा गलत हो रहा है, ये बड़ा गलत हो रहा है। वो कहता नहीं, मैं जो कह रहा हूँ वो करूँ, और एंड में वो ठीक होता था। आखिर में हमने कहना छोड़ दिया था, हमने कहा था जो तू कहेगा वो ठीक है। सही, ठीक है। उनके बारे में भी एक दिलचस्प खबर आगे चल के करते हैं। आपने खान साहब की गुफ्तगू पढ़ी, सिविल नाफरमानी वाले वो अपने स्टांस पर अभी भी कायम है, लेकिन बाहर वाली जो क़यादत है वो कह रही है कि हम इससे पीछे भी हट सकते हैं, इस पर अभी मुशावरत भी है, और सारे के सारे पत्ते जो हैं वो खोल के हुकूमत को दिखा दिए। बैरिस्टर गौर ने कहा है अनकंडीशनल डायलॉग करेंगे। ये PTI की यही पीछे हिस्ट्री रही है कि वो अनकंडीशनल डायलॉग ऑफर कर दे ऐसे हुकूमत को? नहीं, मेरे ख्याल से यही परहैप्स रीजंस है कि जिसकी वजह से खान साहब का एतमाद अपनी लीडरशिप पे नजर नहीं आता उस तरह से। और इसकी आपको मिसाल नजर आती है जब 26 नवंबर के जो हालात थे और उससे सुबह तक ये बातें हो रही थी कि जी संजानी पे इमरान खान साहब अग्री कर गए हैं, संजानी के मुकाबले वो इमरान खान साहब जो अपनी पोजीशन पे बड़े एक डिटर्मिन्ड, उनकी डिटर्मिनेशन जो है इस पूरे अरसे में, जब वो अपोजिशन में भी थे तब भी और जब वो हुकूमत में भी आए तब भी, वो कुछ मामलात में बड़े क्लैरिटी के साथ जो है वो आगे प्रोसीड करते हुए दिखाई देते हैं और उनको कोई चीज अफेक्ट नहीं करती। उनको आपने देखा होगा कि सियासतदान जब ये जेलों का रुख करते हैं तो इनसे गुजारा नहीं जाता, 1-2 दिन भी इनके लिए बड़े भारी होते हैं। वो 1.5 साल से जेल में बैठा है वो बंदा, और वो मेंटली मेरे ख्याल से उसकी वो जो कहते हैं ना कि इतना वो पावरफुल है कि कोई चीज उनको इम्पैक्ट नहीं कर रही किसी भी किस्म के हालात में। वो एग्जैक्टली, और सेकेंडली एंड ही नोज हिज पोजीशन वेरी वेल, वो कभी भी अपनी पोजीशन से रिइटरेट नहीं करेंगे। और मैं ये बार बार एक बात कहती हूँ कि वो हमेशा एक इल्यूजन क्रिएट करने के वो बड़े एक माहिर हैं, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक वाला। वो एब्सोल्युटली, और वो उनको पता है कि इन्होंने आके और ओवर रिएक्शन में इनके एंड से स्पॉयलर्स जो है वो बहुत ज्यादा नजर आएंगे। खान साहब के एक बयान जो है वो इटसेल्फ काफी होता है कि हुकूमत उस पर इतनी ओवर रिएक्शन नजर आ रही होती है। वो अपनी लीडरशिप पे बहरहाल उनका कोई एतमाद उस तरह से नहीं है, और उसकी मिसाल जो है वो ये है कि उनकी फैमिली के थ्रू मैसेजेस जो है वो बाहर आ रहे होते हैं, चाहे वो अपनी एहलिया को वो अहकामात देने पड़े और उससे कन्वे होते हैं आवाम तक, या उनकी बहन, उनकी हमशीरा जो है अलीमा खान साहिबा, जो आज भी जिस तरह से वो बयान दे रही थी, और उन्होंने तो कह दिया कि डी चौक को आप शोधा चौक जो है वो करार दे दिया जाए। बट मैं एक और भी चीज मेंशन करना चाहती हूँ, इमरान खान साहब की जो पोजीशन है, उनका जो स्टांस है, उसको वैलिडेट हुकूमत खुद करती है। जब वो खुद कहे गुज़िश्ता रोज, जिस तरह डार साहब ने सेनेट में जब कहा कि ये 9 मई को बड़ी रेड लाइंस क्रॉस की गई, मुझ जैसा रिकंसिलिएटरी बंदा
वो तक कुछ नहीं कर सक रहा है जब तक उनका फैसला ना हो. सही. So इस गवर्नमेंट को अपनी पोजीशन का बहुत अच्छी तरह अंदाजा है कि ये कुछ ऑफर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कर नहीं सकते जब तक इनको एस्टैब्लिशमेंट का नॉट जो है उनकी रजामंदी इसमें शामिल ना हो. और मामला जो है वो बड़े क्लियर हैं, रिजिडिटी जो है वो अपनी अपनी जगह पर बरकरार है. इमरान खान साहब पीछे हटने को किसी भी सूरत तैयार नहीं है. उनके लिए वो क्रिटिकल उनके जो मुतालबात हैं जिसमें वो जुडिशल कमीशन का क़याम जो है वो चाहते हैं, ताकि 9 मई और 26 नवंबर को वंस एंड फॉर ऑल आप प्रोब होने दें. आपके पास नाकाबिले तरदीद अगर शवाहिद मौजूद हैं, आप मंजर आम पर लेकर आए. आप सेनेटर अफनान बोल चुके, अब बारी बारी ये सारे बोल रहे हैं. एडमिशंस आएंगे. ये कब इनके ऊपर प्रेशर मेरे ख्याल से सिर्फ अब मकामी सतह पे नहीं, इनको इंटरनेशनल प्रेशर बहुत ज्यादा है. और जो दबाव इनको डिप्लोमेट्स की तरफ से आ रहा है, इंटरनेशनल प्रेशर जो है वो इतना ज्यादा है कि ये अब मेरे ख्याल से एविडेंस की सप्रेशन, फैक्ट्स की सप्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा इनके लिए पॉसिबल है नहीं. तो एडमिशन आपको अभी 3 बड़े एडमिशन तो आ गए हैं ना. ख्वाजा आसिफ साहब है, सागदार साहब है, एरियल फायरिंग हुई है, राना सनाउल्लाह साहब है, अमीर मकाम साहब है जिन्होंने कहा कि जी शाहिद खान अब्बासी, कितनी अब तो लिस्ट लंबी होती जा रही है. बिल्कुल. आज एक फैसला आया आदिल बाज़ई साहब का, पीटीआई ने पूरा एक डाटा शेयर किया है कि उनकी 228 सीटें थी जो कौमी असम्बली की हैं, पंजाब असम्बली की, केपी की, सिंध की, सारी उन्होंने एक डाटा शेयर किया. इस एक टेस्ट को अगर हम देखते हैं, जो मुस्लिम लीग नून छीनने के लिए जो जो उन्होंने हर बार नवाज शरीफ साहब ने आजमाया है, क्या लगता है कि अगर वो डाटा असल तौर पे इलेक्शन कमीशन से बाहर निकल आया तो फिर क्या होगा? अच्छा, वैसे मुझे हंसा सिर्फ इस बात पे यार, इसका क्या खूबसूरत बात है कि एक जिंदा सलामत बंदा मौजूद है. वो कह रहे हैं जी अस्सलाम वालेकुम, मैं आदिल बाज़ई हूँ, मैं तहरीक इंसाफ का हूँ. इलेक्शन कमीशन कहते हैं नहीं, आप नहीं है. वो आपने अक्षय कुमार की मूवी थी जॉली एलबी 2 जी, उसमें वो एक किसान का केस लेके गया था. वो कोर्ट के सामने खड़ा होता है, वो कहता है जी मैं हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं शंकर राव. कहता है तेरा तो डेथ सर्टिफिकेट है मेरे पास. तो कहता है तू मर चुका है. कहता है मैं जिंदा हूँ. कहता नहीं कागज लेके आ. ठीक है, तो वो बेचारा अपना सर्टिफिकेट दे रहा है कि सर मैं तहरीक इंसाफ का हूँ, मैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हूँ. वो सिकंदर सुल्तान राजा कहते नहीं, तू नून लीग का है. ठीक है, क्योंकि नवाज शरीफ ने मुझे बताया कि तू नून लीग का है, इसलिए तू अब नून लीग का ही रहेगा, हम तेरा कुछ नहीं कर सकते. ऊपर से नवाज शरीफ साहब बाबू जी वो रेफरेंस भी भेज रहे हैं कि मेरा है. ठीक है, और ऊपर से जो आपके इलेक्शन कमीशन है वो कह रहे हैं हाँ जी क्योंकि मियां साहब ने कह दिया ये इनका है तो इसलिए. वो तो कोर्ट में लिखा है, एक दिन आया है रेफरेंस, 24 घंटे में आपने समाअत की है और आपने नाहल उसे कर दी है, नाहल कर दी. अभी प्रॉब्लम पता है क्या हो रही है? याद नहीं आया वो जो कमिश्नर रावलपिंडी चट्टा साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और इसके साथ आप कनेक्ट करके देख लें कितनी वाज़ेह है. जी जी, अब वो चट्टा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अब एक मोहरा निकल गया है, उसका नाम था काजी फाइज ईसा. ठीक है, वो आर्टिकल 6 का मुलजिम है पाकिस्तान का, उसने इलेक्शन चोरी किया आपका. अब वो निकला है, ये इलेक्शन कमीशन पहला केस आ रहा है अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में. वरना तो वो जाते थे आगे, फूल बरसे होते थे, काजी साहब वकील भी होते थे, जज भी होते थे, काजी साहब खुद ही पहन के आ जाते थे, अपना लाचा धमाल डालनी अकेले ही शुरू कर देते थे. मोसेस आईनी, इसको कुछ नहीं कह सकते, आईन, वो ऐन उनके गले में फंस जाता था. अभी वो बाहर जूतियां खाते फिरते हैं, लोगों से छुपते फिरते हैं, मुंह से पता. कभी आपने देखा है वैसे किसी चीफ जस्टिस को वो जो शक्ल छुपा के जा रहा है, वो जो उनकी बेगम थी वो छोटी वाली माई, कभी देखा है इन लोगों को? कितने भयानक लोग हैं, कितने गंदे लोग हैं ये. आपको मैं भेजूंगा फाइल आज एफबीआर की रिपोर्ट काजी फैज की, आप वो भी पढ़िएगा, उस पर भी वीलॉग कीजिएगा, आपको फिर ये पता चलेगा कि ये नौटंकी साला जो है. कोर्ट में थे जब इन्होंने ब्लैकमेल किया था, इनकी बेटी सामने बैठी थी, इनकी वाइफ सामने थी, इन्होंने कहा था आज मैं इस कटहरे में खड़ा हूँ, कल आप कटहरे में खड़ा होंगे. तो जस्टिस मंसूर ने ही इन्हें विंडिकेट किया था. उसको मंसूर साहब अब सही चिट्ठा है ना उन्होंने माजी का बोया हुआ सामने. हाँ जी, मंसूर साहब उस टाइम पे, मंसूर साहब ने इनको विंडिकेट किया. उस टाइम पे सेल्फ सर्विंग केस एक बनाया. ठीक है, रोते पीटते आ गए, मल्ले की 4 फुफियां भी डालनी बीच में, रोजालियां डालनी बीच में, ये मेरी बेटी बैठी है, ये मेरी वाइफ खड़ी है, कल आपके ऐसे हो सकता है. इस पे उन पे केस, उनके कंडक्ट पे केस बनता. दूसरी चीज आपने बात की थी, वर्षा साहब एक शेर पढ़ा था, बड़ा मशहूर हुआ था, उसमें एक मिसरा था कि खूने नाहक ज्यादा नहीं बहने वाला. ठीक है, तो ये सारे मानेंगे. अभी जो इंकशाफात सामने आ रहे हैं, जो चीजें सामने आ रहे हैं, देयर हॉरिबल एंड हॉरेंडस. और अगर हम बोलेंगे तो भाईजान एफआईए का नोटिस आ जाएगा. आपको पता ही है क्या कुछ थ्रेट किया जा रहा है इस वक्त जर्नलिस्टों को, जिन्होंने खुद देखी हैं चीजें. अलीना बताइएगा, ये नवाज शरीफ साहब ने जब भी कोई जलसाजी का मामला होता है, ये पीछे नून लीग निकल आती है. अब ये रेफरेंस आप देख लें, उसमें जस्टिस आयशा साहब ने आज ओपन लिखा है कि 2 बयाने हल्फी थे, 2 एफिडेविट थे. एक को आपने मान लिया, दूसरे को आपने फोरेंसिक करने की भी कोशिश की. देख रहे हैं अंधे हो गए सारे. नवाज शरीफ साहब इतने ताकतवर हैं कि जाली पेपर बनाने में अच्छा आप सरकारी इदारे मान भी जाते हैं. आपको बड़ी खबर दे दो. इमरान खान साहब ने एक खबर चली
جی نارملی جو بڑے ہمارے 2 چینل آپ نے سوال یاد رکھنا ہے. آپ نے سوال یاد رکھنا ہے, لیکن میرا جواب جو ہے نا آپ کی گفتگو کے دھارے موڑ دے گا. ہمارے 2 بڑے چینل ہیں وہ جھوٹی خبریں چلاتے ہیں آج کل, ٹھیک ہے, ایئر وائی اور جیو نیوز, ٹھیک ہے. عمران خان کے بارے میں خاص طور پہ مخصوص جھوٹی خبریں چلائی جاتی. ایک خبر چل رہی تھی ابھی کہ اخباروں میں چھپی خبروں سے ایسا تاثر مل رہا ہے جیسے باہر دوستانہ ماحول چل رہا ہے, خبروں سے پتہ لگ رہا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. میں تو پارٹی کے لیڈرشپ رویے پہ حیران. یہ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ عمران خان نے کیا کہا ہے یا نہیں کہا, گڈی ہو رہا ہے, کیونکہ ساری خبریں یہی چلا رہے ہیں. دس از سم تھنگ دیٹ ہی کین سے. تو میں نے علیمہ خان صاحبہ کو میسج کیا تھا, یہ ان کا میسج آ رہا ہے. میں نے کہا جی کیا عمران خان نے یہ کہا ہے, تو انہوں نے کہا یس ہی سیڈ دس ٹو دا میڈیا ان جیل کوٹ. تو یعنی کہ کنفرم ہو گیا ہے, یہ جو باہر بیٹھے ہیں, جو لیٹے ہوئے ہیں پارلیمنٹ کے گیٹ کے سامنے, کہ خدا کے لیے ایاز صادق ہمارے اوپر سے گاڑی گزار لو, ہم مذاکرات کر لو. سجیسٹ کیا تھا عمر ایوب صاحب کو, انہیں چاہیے کہ جہاں سے شہباز شریف کی گاڑی گزرتی ہے کہ آگے لیٹ جائے, مذاکرات کر لو. تو بھائی جان یہ ان کو ڈرایا ہے ملٹری کورٹ سے. اچھا دوسری چیز, اب آج عمران خان کی, پہلے میں ادھر جاؤں گا پلیز, کوئی نہیں بول سکتا, میں بھاشن دے رہا ہوں آپ کو. دوسری چیز, عمران خان صاحب کو ڈرا دیا, پارٹی کو ڈرا دیا, پارٹی مذاکرات کے لیے راضی ہوگی. اب آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ پارٹی اپنے آپ کو عمران خان سے علیحدہ کرنے کی کوشش کرے گی, ہم مذاکرات کے لیے تیار, وی آر گڈ گائز. دوسری طرف چیزیں جا رہی ہیں جو فیصل رابڈہ کہتے تھے, پی ٹی آئی پاکستان کے نام سے ایک پارٹی آئے گی جو عمران خان کے سامنے آ کے کھڑی ہوگی اور اس کو ویلیڈیٹ کرے گا الیکشن کمشن. جی سر, یہ اسی طرف چیزیں جا رہی ہیں. وہی نواز شریف پہ آؤں گا واپس, جال سازی اور نواز شریف لازم و ملزوم ہے. میاں صاحب میرے خیال سے ان کو ہوم ورک اب شاید سیکھ لینا چاہیے اتنے تجربوں سے. سے نہیں سیکھا تو ان کو اب یہ اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ جو بھی اقدامات کرتے ہیں ان کے گلے کو آ جاتا ہے, بہت بری طرح سے بیک فائر بھی جاتے ہیں لیکن باز نہیں آتے. گلا اتنا موٹا ہو چکا ہے 2 ہاتھ نہیں پڑتے, بال بہت ٹوٹا ہے. یہ مطلب یہ کیا سوچ رہے تھے, یہ اس قسم کی مطلب وہ والی بات صحیح ہے کہ آپ بیان حلفی جو ہے وہ, اور اس پہ آج جج صاحب بھی کہیں کہ بھائی دستخط میں اگر قریب سے اس کو اگر کھلی آنکھ سے دیکھا جائے تو دونوں دستخط بھی میچ نہیں کرتے. تو مطلب ابھی وہ کیلیبری اور وہ والا چیز جو ہے نا وہ ایکسپیرینس سے کچھ. میاں صاحب نے نا کھانا کھاتے ہیں سوچا یہ کون لڑکا ہے, انہوں نے کہا جی عادل بغی, یہ میرا ہے, یہ آج سے میرا. وہ چیز کے بندہ کہہ رہا ہے, اس کے سوشل میڈیا پہ بھی وہ بندہ اپنا بار بار اظہار کر رہا ہے کہ میں, اور وہ ایک مرتبہ بھی ٹری بیچز پہ نہیں بیٹھا, وہ ہمیشہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھا. لیکن یہ والی بات جو ہم ابھی کر رہے تھے کہ سکندر سلطان راجہ صاحب ود آل ڈیو ریسپیکٹ ایک آئینی باڈی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان, جس کا آئینی ڈیڈ باڈی, ایبسولوٹلی. اب لوگوں کو تو اب یہی اس کی وقت جو ہے وہ جس طرح کی ہے وہ لوگوں کو ووٹ چوری کرنا آئین کے دائرے میں سب سے بڑا کرائم. اس دن انہوں نے جو ووٹ کے اوپر بھاشن دیا کہ عوام کو استعمال کرنا, یہ اتنا بڑا کرمنل آدمی. ایک تو اس کے آپ اس کا نام کس نے سوچ کے رکھو کہ کتنا بھاری نام ہے. سکندر بھی ہے, سلطان بھی ہے, راجہ بھی ہے, تین بادشاہ, ایک ہی مطلب ہے, 3 مختلف 3 نام. لیکن آپ حال دیکھیں کہ ابھی ایک حلقہ جو ہے اس کا حال یہ نظر آ رہا ہے کہ جہاں پر آپ نے غلط یہ ایویڈیوٹس وغیرہ جمع کرا کے آپ نے ایک بالکل ہی ایک عوام کو, ایک حلقے کی عوام کو آپ نے محروم ڈسنفرنچائز کیا نا. آپ نے یہی کچھ 8 جنوری سے, آپ نے 13 جنوری کا فیصلہ پورے ملک کی جو ووٹرز تھے اور پاکستان تحریک انصاف کو کلیئر پتا تھا کہ اس کی اسٹرینتھ جو ہے وہ کیا تھی, آپ نے لوگوں کو, آپ نے ووٹرز کو ڈسنفرنچائز کیا. یہ سنگین میرے خیال سے جرم ہے. اور پرہیپس یہی کچھ ٹرینڈز ہمیں جو چین آف ایونٹس نظر آ رہے تھے وہ یہی نظر آ رہے تھے کہ یہ جو یوزرپرز ہیں یہ اپنے لیے ایک گراؤنڈ بہت مضبوط کرنا چاہ رہے تھے. اور ابھی بھی کیا ہے کہ معاملہ 2 مہینے آگے تک فروری آ جائے گا, الیکشن کا ریکارڈ جو ہے. اس جملے سے مجھے یاد آ گیا گراؤنڈ مضبوط کرنے, انہیں ایک میخ ملی ہے, سمجھتے ہیں, زمین میں گاڑتے ہیں جس سے مضبوط ہو جائے. وہ خبر آئی ہے کہ پرویز ہٹک صاحب آپ اپنی پارٹی پوری لے کر نون لیگ میں شامل ہونے کی تیاری کر رہے ہیں. اور ان کا دعویٰ جو ہے, جب انہیں پارٹی بنائی تھی یہ دعویٰ کیا تھا میں پی ٹی آئی کا خاتمہ کر دوں گا. آج بھی ان کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے میں پی ٹی آئی کا صفایا کے پی سے کر دوں گا. کیسے وائپر پکڑیں گے, کیا کریں گے؟ میرے خیال سے نون لیگ کے لیے ایک بہت ہی بڑی وارننگ ہے, ایک بہت سونامی. وہ آج ایک خبر دیکھی جائی تھی کہ سیلاب کا رخ جو ہے وہ تحریک انصاف کی طرف ہو گیا ہے. تو یہ نون لیگ کے لیے میرے خیال سے ایک پرہیپس اس کو ایک پرابلم کے طور پہ دیکھا جائے یا ایک سولوشن کے طور پہ دیکھا جائے, سمجھ نہیں آ رہی کیا ایک ویلیو ایڈیشن ہوگی پرویز خٹک صاحب کے ایک فارم میں پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے, جو کہ آلریڈی اپنی اس وقت بہرحال ایک حکومت بھی ان کی جو ہے وہ ایک بڑے اچھے دھاگے پہ لٹکی ہوئی ہے. وہ بات بالکل ابھی
सही है कि जो आगे दिन गुजर रहे हैं, ये मौजूदा हुकूमत अगर इनको लग रहा है कि सेम पेज पे होना इनके लिए बड़ा कंड्यूसिव माहौल है, तो इनके लिए तो ये खुद भी अब एडमिट करने पे आ गए कि मुल्क भंवर में फंसा हुआ है, बुरानों में फंसा हुआ है और निकलने की कोई उम्मीद से किधर है पैसे $100 अरब आने से जो 10 में वो 100 अरब आने नहीं थे, 100 अरब से वो 1 अरब पे अफगान कार्पेट की तरह उसके बाद भी दावे किए गए थे, आप लोग शायद भूल गए, उसके बाद तो और अरब ऐड हुए थे। तो वो इतने अरब जो आने थे वो किधर गए? द प्रॉब्लम इज कि ये बैठ के रोजाना एक डाकिया आता है, कोई नकली बालों वाला डाकिया आता है, कोई गंजा डाकिया आता है, वो रोजाना आके डाक सुनाता है हमें तहरीक इंसाफ को आईनी हाथों से निपटा जाएगा, उनको नेजा वाड़ दिया जाएगा, उनको खंजर मार दिया जाएगा। आज भी एक आप देखेंगे डाकिया वो बताएगा जी 2 ऑप्शंस तैयार हो गए, 3 ऑप्शंस तैयार हो गए जी, ताकतवरों ने सोच लिए, फैसला कर लिए। आप नहीं ये करते करते आज इमरान खान की एक और लाइन थी जी, ठीक है, जो अलीमा खान ने आके बताया, उन्होंने कहा जी कि ये हरकतें कर करके जनरल डायर ने जो कत्लेआम किया था 100 साल बाद वो मंजर आम पर आ गया था सारा। आजकल के दौर में तो कैमरास हैं, मोबाइल हैं, ये कब तक छुपाएंगे? ये फौज और अवाम में नफरतें बढ़ा रहे हैं। दिस शुड बी वेरी वेरी वरिंग। आप सीरिया देखें, ठीक है, आप इजिप्ट देखें, आप ये जो ममालिक में जहाँ जहाँ आप हसीना वाजिद देखें, सारे देखें, आप यहाँ पर कौन लोग थे? ये हुकूमतें पलटी, ये लेक्चर दिया जाता है जी फौज को कमजोर ना करे, वरना आप शाम के हालात देखें, शाम में डिक्टेटर बैठा हुआ था एक जी 54 साल से, ठीक है। आप दूसरी तरफ देख लें, सद्दाम हुसैन कौन था? डिक्टेटर, ठीक है। वो अवाम अभी ये अपने इर्द गिर्द, आप इधर देखें पाकिस्तान बीच में रखे, साइडों पे देखें क्या हो रहा है। मोदी की जड़ें हिला दी गई उधर से, हसीना वाजिद साहिबा बांग्लादेश से हेलीकॉप्टर में भाग रही है, उधर से शाम से वो असद साहब जो है वो भाग रहा है, ठीक है, अशरफ गनी भागा अफगानिस्तान में। लुक एट द मूड ऑफ पीपल, वो तंग आ गए ना, इतने एडवांस नहीं है यूरोप की तरह, लेकिन वो निकल रहे हैं। ये पाकिस्तान में आप इससे भी बुरे हालात, आज तलाल चौधरी साहब सेनेट में तकरीर क्या कर रहे थे, वो बाइकआउट की मुहिम जो है लिख के लेके आए हुए थे, पॉइंटर्स उनको जो दिए थे कि बाइकआउट की मुहिम पे बोलना है आपने, तो वो बाइकआउट की मुहिम पे बोल रहे थे। इससे क्या फर्क पड़ेगा? आप ये जो कर रहे हैं, आप ताकत के नशे में हर चीज को कुचलना चाह रहे हैं, हैज इट वर्कड? विल इट वर्क? No. Problem and they've made the institutions look very bad. इनकी अपनी वजह से आप इदारों को इतना, उनका नाम जो है वो गंदा कर रहे हैं, आप लोगों को मुतनफिर कर रहे हैं, अपने इदारों से इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान भी बरमला इस बात का इजहार कर चुके हैं कि इदारों से उनकी तो है ही नहीं कोई जो लड़ाई। और यहाँ पे पाकिस्तानी भी, आप मतलब डिफरेंट आप सूबों का भी रुख करेंगे या लोगों के घरों में जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं वो इन इदारों में मुंसलिक है, इदारों से मुंसलिक है, इदारों में काम करते हैं, बिल्कुल कनेक्टेड है और अपनी वो अफवाज पाकिस्तान के लिए लोगों के वो जज्बात हैं, आप उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आप इस वक्त गवर्नेंस का आलम ये है कि जहां पे जिस तरह के आप इकोनॉमिक नंबर्स जो है वो डार साहब बड़ा नंबर फोर्ज करने में तो वो बड़े माहिर हैं, अब वो आप चाहे जो भी लोगों को बेचने की कोशिश करें वहां भी पकड़ी जाती है। 12 लाख आपका बंदा, और इंडिफरेंस देखें कि आपको कोई परवाह ही नहीं है, 12 लाख बंदा नौजवान आपका मुल्क छोड़ के जाता है, तो डार साहब कहते हैं वो इसलिए गए क्योंकि 2017 तक उनको बड़ी अच्छी उस पर MKM वाले मैं एक स्टेटमेंट बता दूं, खालिद मकबूल सिद्दीकी ने बड़ा टॉन्ट किया, उन्होंने कहा ब्रेन ड्रेन नहीं है, ब्रेन ट्रेन है। आप टॉन्ट किस चक्कर में कर रहे हैं? आपका सारा जो बंदा है वो उठ के बाहर जा रहा है, क्यों जा रहा है? आप अभी भी वो 90 की और जो 2017 तक उनको लगता है ना कि मुल्क फ्रीज हो जाता, सारे लोग फ्रीज हो जाते, 2017 में ही रहते और उससे आगे बढ़ना ही नहीं था हम लोगों ने, पानी जो खेलते हाँ, तो हमने आगे बढ़ना नहीं था। तो उनको लग रहा है कि दूसरी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उन्होंने इक्तदार लिया तो उन्होंने सारा मलबा जो है उस पर डाल दिया। क्यों जा रहा है नौजवान आपका मुल्क छोड़ के, इसको असेस नहीं किया जा रहा। कल मैं वो द न्यूज अखबार में देख रही थी कि एक लेटेस्ट टू द एडिटर में एक साहब ने बड़ा अच्छी बात की हुई, आप एंटी राइट्स फोर्स बनाने जा रहे हैं। हाँ, शहबाज शरीफ साहब, आप ये नहीं देख रहे कि कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो कि राइट्स की तरफ लीड कर रहे हैं, जो कि आपको एहतजाज पे मजबूर कर रहे हैं, लोगों को मुजाहिरे करने पे मजबूर कर रहे हैं, आप उसको उसका हक से भी महरूम कर रहे हुए हैं। सो आप उसको असेस नहीं करेंगे, आप एंटी राइट्स फोर्स, आप लोगों के ऊपर हाई हैंड बीमारी में नहीं जाना, बीमारी में नहीं। और ग्लोबल मतलब कनेक्टिविटी के इस दौर में जहां पे पूरी दुनिया इंटरकनेक्टेड हो, इतनी एडवांसमेंट हो रही है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स इतना हमें फरोग पाते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप ऐसे माहौल में 198 नंबर पे आए हैं। वो ना ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स जो इस साल के आगाज में आपको बता चुका है कि आप हाइब्रिड रेजिम से आप अथॉरिटेरियन रेजिम में, जो कि गुज़िश्ता साल के ट्रेंड्स को मद्देनजर रखते हुए किया गया, इस साल तो आपने वैसे भी पूरी वो कर दी, सारी हालत ही तबाह करके रख दी जिस किस्म के आपने ट्रेंड्स देखे। लेकिन आपके मुल्क से नौजवान इसलिए जा रहे हैं इसहाक डार साहब के लिए कि यहाँ पर आप सेफ्टी ना दो, यहाँ पे आप लोगों को एवेन्यूज ना दो, यहाँ पे आप लोगों को प्लेटफॉर्म्स ना दो, यहाँ पे आप लोगों को अपने इनोवेटिव आइडियाज या क्रिएटिविटी को आप इस्तेमाल करने के लिए, अपने एक्सप्रेशन का इजहार करने के लिए आप मौके ना दो, फ्रीडम ना दो, बेसिकली आजादी ना दो।
दबा दो, जो बोलता है दबा दो, सप्रेस करो, और फिर जो एहतजाज कर रहा है एहतजाज का हक ना दो, एहतजाज करने के बावजूद आप उसको डंडे और आप उसको लाठियां और उस पर गोली बरसाओ। आप सबसे बड़ी जमात को साइडलाइन कर दो, मार्जिनलाइज कर दो, आप मैंडेट चोरी कर लो, सब कुछ करो, और उसके बाद आप कहो कि मुल्क से छोड़ के बंदा इसलिए जा रहा है क्योंकि 2017 में जो तरक्की थी उसको वही चाहिए थी भाई। बल्ले। बहुत शुक्रिया अलीना आपके वक्त का, और अदील आपके वक्त का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।